बहुत सारे लोगों को जिनको कि जीभ के जस्ट पीछे का जो भाग होता है, जिसको कि हम लोग लेटरल बॉर्डर ऑफ द टंग बोलते हैं, वहाँ पर अगर कोई भी उभार महसूस होता है या फिर वहाँ पे कोई भी जख्म जैसे हो जाते हैं या फिर वहाँ के टेस्ट बड्स अगर उभरे हुए होते हैं या इन्फ्लैम्ड होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं उन्हें कैंसर तो नहीं हो रहा है। तो आज का मेरा जो वीडियो है यही बताएगा कि क्या आपको वाकई में जब वहाँ के जो टेस्ट बड्स होते हैं वहाँ पे अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो आपको डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। सबसे पहले हमें टंग के किसी भी बीमारी के बारे में जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमारा जो ये टंग होता है, हमारी जो ये जीभ होती है, वही मेन रोल अदा करती है हमारे टेस्ट को फील करने के लिए। आप कोई भी खाना खाते हैं वो ज़्यादा नमकीन है, ज़्यादा खट्टा है, मीठा है या ज़्यादा कड़वा है, ये महसूस आपको आपका टंग ही कराता है। जो हमारा टंग होता है उसमें पर्टिकुलर स्पेस होता है जहाँ पर कि विविध प्रकार की जो टेस्ट होती है वो फील होती है। ये टेस्ट जो है वो टेस्ट बड्स फील कराते हैं, जिसे कि हम लोग साइंटिफिक भाषा में पैपिला बोलते हैं। जैसे कि आपका जीभ का जो सबसे आगे का पार्ट होता है वो स्वीट के लिए होता है, उसके जस्ट पीछे में जो पार्ट होता है वो सॉल्ट के लिए होता है। और जैसा कि अभी आप डायग्राम में देख रहे हैं कि जो शावर और बिटर पार्ट जो होता है वो हमारे टंग के पीछे का पार्ट होता है। हमारा जो ये एरिया होता है टंग का, वहाँ पे हर जगह पे टेस्ट बड्स होते हैं। हर टेस्ट बड्स की जो स्ट्रक्चर होती है वो अलग अलग टाइप की होती है। जैसे कि फिलीफॉर्म पैपिला होते हैं, फंगीफॉर्म पैपिला होते हैं, फॉलिएट पैपिला होते हैं और सर्कमवैलेट पैपिला होते हैं। जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ मेनली फॉलिएट पैपिला के बारे में बता रही हूँ कि जब फॉलिएट पैपिला में किसी भी प्रकार की कोई भी इन्फ्लामेशन हो जाती है तो वहाँ पे आपको उभार जैसा फील होगा, लगेगा कि ये ठीक ही नहीं हो रहा है, कहीं ये कैंसर तो नहीं हो गया है। तो यही जो फॉलिएट पैपिला होता है वो मेनली हमारे सावर टेस्ट जो होता है उस टेस्ट के लिए जिम्मेदार होता है। तो शुरू करते हैं कि जो फॉलिएट पैपिला होती है वहाँ पे वैसा क्यों लगता है कि ये कैंसर कंडीशन में कन्वर्ट हो रहा है, वहाँ पे सूजन जैसा क्यों दिखता है, या फिर वहाँ पे अल्सर्स जो होते हैं वो जल्दी ठीक क्यों नहीं होते हैं। तो सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि इंसान जो है वो दो क्वालिटी के होते हैं। एक जो होते हैं वो हैबिट्स वाले होते हैं, एक नॉन हैबिचुअल होते हैं। हैबिट वाले पेशेंट्स के लिए और नॉन हैबिट वाले पेशेंट दोनों में अलग अलग रीज़न होते हैं फॉलिएट पैपिला में इन्फ्लामेशन के। सबसे पहले जो लोग हैबिट्स में नहीं होते हैं हम उसकी बात करते हैं कि वहाँ पे अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी इन्फेक्शन हुआ है अगर बॉडी में, जैसे कि वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर फंगल है या वायरल इन्फेक्शन है, तो ये सारे इन्फेक्शन में आपके टेस्ट बड्स जो होते हैं वो ज़्यादा इन्फ्लैम्ड हो जाते हैं, ज़्यादा सूजन वाले हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको आपके जो जीभ है वो महसूस कराता है कि वहाँ पे जो है वो उभार ज़्यादा हो गया है। चूँकि वहाँ फॉलिएट जो पैपिला होता है और जो पोस्टीरियर टीथ होते हैं वो दोनों आपस में हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं, वहाँ पे बहुत कम स्पेस होता है। तो थोड़ा भी अगर इन्फ्लामेशन होगा तो आपको ये महसूस होगा कि वो वहाँ पे टच कर रहा है हमारे जीभ को और वो थोड़ा सा इरिटेट सा फील कराएगा। इसीलिए आप बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगते हैं कि ये जल्दी ठीक नहीं क्यों नहीं हो रहा है। तो अगर बैक्टीरियल, फंगल या वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है तो जैसे जैसे आप में ये इन्फेक्शन डाउन होते हैं ये पैपिला अपने साइड में धीरे धीरे खुद ही कन्वर्ट हो जाता है। या फिर एक कंडीशन हो सकता है कि आपके जो दांत हैं बहुत ज़्यादा शार्प हैं और वो बार बार आपके फॉलिएट पैपिला को इरिटेट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी उसमें इन्फ्लामेशन हो सकती है, उभार हो सकती है। या फिर अगर आप में कोई भी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है जिसको कि हम लोग साइंटिफिक भाषा में ग्लोसाइटिस बोलते हैं, तो उसकी वजह से भी फॉलिएट पैपिला में अक्सर इन्फ्लामेशन हो जाता है। अगर किसी को ग्लोसाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है तो हम सब एक केमिस्ट शॉप में जाते हैं और मल्टीविटामिन या फिर बी कॉम्प्लेक्स की मेडिसिन लाके खाते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। ये मेनली निएसिन, राइबोफ्लेविन, विटामिन B6, विटामिन B12, ये सब की जो कमी अगर हमारे बॉडी में हो जाती है तो उसकी वजह से भी फॉलिएट पैपिला में इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो ये सारे जो थे ये कुछ कंडीशंस थे नॉन हैबिचुअल जो लोग होते हैं उनके लिए कि वहाँ के पैपिला में इन्फ्लामेशन क्यों हो जाता है। अब सेकेंड ऐसे लोग हैं जो लोग हैबिट्स में हैं, मतलब जो लोग ड्रिंकिंग करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, गुटखा, टोबैको, च्युइंग या फिर कुछ भी ऐसे चीज़ है जो कि वो डेली इंटेक करते हैं,
तो वैसे लोगों में ये जो है फॉलिएट पेपिला उसमें इन्फ्लामेशन क्यों हो जाती है? तो उसका सबसे पहला रीज़न तो यही होता है कि फॉलिएट पेपिला जो है वो इरिटेट हो जाती है। इरिटेट वो किस चीज़ से हो सकती है? जितने भी सब्सटेंसेस हैं जो आप यूज़ करते हैं उसमें कोई भी ऐसा चीज़, जैसे जो भी केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं बनाने के लिए, या फिर उसका जो स्मोक होता है, वो सारे से वो इरिटेट होकर के वो अपने साइज़ को इनलार्ज कर लेती है, बढ़ा लेती है, ये सोच करके कि वो अपने आप को ठीक कर रही है। इसीलिए उसका साइज़ जो है वो बढ़ जाता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट को कंसीव करने का काम करने लगती है। इसीलिए उसकी साइज़ जो है जब एक बार बढ़ती है तो वो धीरे धीरे ही अपने साइज़ में आने पाती है, बहुत जल्दी अपने साइज़ को कंट्रोल नहीं करने पाती। इसीलिए आपको हमेशा वहाँ पे उभार जैसा महसूस होता है। अगर आपके इन्फ्लामेशन हो चुके हैं फॉलिएट पेपिला में और उसके बाद भी अगर आप अपने हैबिट कंट्रोल नहीं करते हैं तो फिर उस कंडीशन में वहाँ वो पेपिला जो है वो बर्स्ट होने लगते हैं, टूटने लगते हैं, और जिसकी वजह से आपको टेस्ट जो है वो भी कम महसूस होता है। आपको शावर टेस्ट जो है या तो बहुत ज़्यादा शावर लगेगा या तो फिर बिल्कुल भी शावर नहीं लगेगा। यही वजह होता है कि जो लोग चैन स्मोकर होते हैं या फिर जो लोग अल्कोहल और टोबैको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, उन लोग अगर कोई भी तीखा खाना को निगलने की कोशिश करते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा गले में जलन होती है। तो ये उसका भी एक रीज़न हो सकता है। सेकेंड ये है कि अगर किसी को भी छाले हो गए हैं, ये छाले जो है सबसे पहले न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से हुए हैं, लेकिन अगर आप उसमें स्मोकिंग और टोबैको च्यूइंग को कंटिन्यू अगर कर लेते हैं तो वो अल्सर जो हैं वो एक नॉन हीलिंग अल्सर में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर वो जल्दी ठीक नहीं होते हैं। तो इस कंडीशन में आपको घर पे बैठ के बी कॉम्प्लेक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको तुरंत अपने नियर डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, जिससे कि वहाँ की FNAC की जा सके, बायोप्सी की जा सके, या फिर वहाँ पे स्वैब टेस्ट करके पता लगाया जा सके कि वहाँ की जो अल्सर्स है वो ठीक क्यों नहीं हो रही है, या फिर वहाँ की पिला है उनका इन्फ्लामेशन जो है वो कम क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि ये आप अपने घर पे नहीं कर सकते हैं, उसकी साइज़ को कंट्रोल आप नहीं कर सकते हैं। लेटरल सरफेस ऑफ द जो टंग होता है वहाँ पे अगर थोड़ी सी भी अगर उभार अगर वहाँ पे होती है तो आपको वो इरिटेट करने लगती है और आपके जो दांत है वो उस पार्ट को बार बार दबा करके वहाँ पे ट्रॉमेटिक अल्सर्स में भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर बार बार ट्रॉमेटिक अल्सर होने लगे तो फिर वो कैंसर कंडीशन में भी कन्वर्ट होने लगते हैं। ये जो पार्ट होता है वो कैंसर के लिए एक बेस्ट पार्ट माना जाता है टंग का। लेटरल सरफेस जो है वो टंग का, वहाँ पे कैंसर जो है बहुत ही कॉमन है, वो वहाँ पे देखे ही जाते हैं। इसीलिए उस पार्ट का ख्याल रखने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपको हर दिन कोशिश करना चाहिए कि गुनगुने पानी में नमक मिला के अच्छे से मुंह की सफाई रखनी चाहिए, गार्गल्स का यूज़ करना चाहिए, जिससे कि बैक्टीरियल लोड जो है वो भी माउथ का कम हो और बैक्टीरियल, वायरल और फंगल का जो रेशियो हो वो आपके मुंह में वो नॉर्मल हो सके। पेपिला होते हैं वो दोनों तरफ पाए जाते हैं, बाइलेटरल होते हैं। अगर इन्फ्लामेशन होगी तो दोनों तरफ होगी। अगर दोनों तरफ इन्फ्लामेशन है तो बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर किसी भी एक तरफ अगर आपको इन्फ्लामेशन या फिर उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कट छट या अल्सर ऐसा दिखता है तो आपको वेट नहीं करना चाहिए, तुरंत ही उसकी जांच करानी चाहिए। जो लेटरल सरफेस ऑफ द टंग होता है वहाँ के जो कैंसर होते हैं वो बहुत आसानी से ट्रीट किए जा सकते हैं। उसको ट्रीटमेंट के बाद उस एरिया को काट के हटा दिया जाता है। फिर आर्टिफिशियल टंग जो है उसकी ग्राफ्टिंग वहाँ पे कर दी जाती है, जिससे कि आपको खाने पीने में कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं होती है। लेकिन जो ये टेस्ट बड्स होते हैं, एक बार अगर ये टंग से चले जाते हैं तो टेस्ट आपको जो है दोबारा शावर वाला वो फील नहीं होता है। तो इसीलिए अपने टंग का ख्याल रखें, अपने हाइजीन को मेंटेन करते रहें और जितना ज़्यादा हो सके हैबिट से अपने आप को बिल्कुल दूर रखें। क्योंकि अगर हैबिट है तो ही आपको बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत है कि वो कैंसर में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर बहुत ही कम चांसेस ऐसे होते हैं कि वो कैंसर में कन्वर्ट हो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई क्वेश्चन रहेगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिएगा, मैं बहुत जल्द उसका आंसर करूंगी। और जितना ज़्यादा हो सके अवेयरनेस फैलाते रहिए। मेरा मोटो सिर्फ इतना रहता है कि अगर मेरे इस वीडियो से 200 लोग भी अगर मोटिवेट हो जाते हैं तो मतलब मेरा ये वीडियो बनाने का जो मकसद होता है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसे ही जितना हो सके अवेयरनेस फैलाइए, अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोग का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।